बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव कौन बनाए गए हैं? तो बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव कौन बनाए गए हैं इस समय? ऑप्शन पहला है देवजीत सैकिया, मनोज पांडे, जय साहा, राजीव कुमार। तो देखिए, जो बनाए गए हैं बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव, उनका नाम है भैया देवजीत सैकिया। बीसीसीआई के कौन है ये कार्यवाहक सचिव? अब देखो, दो तीन बात आपने पढ़ा होगा। जैसे बीसीसीआई है, इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई को कहते हैं बेटा हम भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, बीसीसीआई। अब एक सवाल तो ये पूछा जाएगा कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? किसी को पता है? बीसीसीआई बना था अंग्रेजों के जमाने में 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां है? तो जो वानखेड़े स्टेडियम है ना मुंबई में, तो मुंबई के वानखेड़े में, मुंबई में जो वानखेड़ा है, वानखेड़े मुंबई। अच्छा, जो बीसीसीआई है उसके इस समय अध्यक्ष कौन है? नाम सुना होगा आपने। बीसीसीआई के जो चेयरमैन है उनका नाम है रोजर बिन्नी। पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति जो बीसीसीआई के चेयरमैन बने, तो उनका नाम है रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के डिप्टी चेयरमैन है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला। देखिए बेटा, जो बीसीसीआई है उसके जो कार्यवाहक सचिव बनाए गए हैं उन्हीं का सवाल था। उनका नाम है देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया। अच्छा, एक सवाल और बताओ, पुरुष टीम के कोच कौन है? पुरुष टीम के कोच है ना, पुरुष टीम के कोच जो बने हैं उनका नाम है गौतम गंभीर। नाम सुना होगा। जब से कोच बने हैं टीम ही गंभीर हो गई। ठीक है, प्रदर्शन एवरेज हो गया। पहले अच्छी परफॉर्मेंस थी जब तक राहुल द्रविड़ रहे, अब परफॉर्मेंस में उतना मजा नहीं आ रहा। ठीक है, बीसीसीआई की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है? महिला टीम के कोच तो रमेश पवार। रमेश पवार। मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई के जो पहले सचिव थे वो थे जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह। ठीक है, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। अब वो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। जय शाह कहां चले गए हैं? दुबई में चले गए हैं और वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन जो है वो जय शाह बने हैं, 36 साल की उम्र में। ठीक है, आईसीसी के वो चेयरमैन बन गए हैं। तो उनके सचिव का पद खाली हो गया था, उनकी जगह देवजीत सैकिया को जो है कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। ये तब तक रहेंगे जब तक लोग परमानेंट सचिव की नियुक्ति नहीं हो जाती। हो सकता है इन्हीं को परमानेंट बाद में ये लोग करते हैं। ठीक है, दुनिया का
सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। और भी देशों के क्रिकेट बोर्ड हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा पैसे में अमीर है बीसीसीआई। और भारत के का जो क्रिकेट विभाग है उसकी सबसे बड़ी संस्था है। तो इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? बीसीसीआई। तो भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है ये। तो एक बात और नोट कर लो, यह भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या भैया? बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। मुंबई के वानखेड़े में मुख्यालय है। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं, देवजीत सैकिया सचिव बने हैं, गौतम गंभीर पुरुष टीम के कोच हैं, रमेश पवार महिला टीम के कोच हैं। और भारत की सबसे बड़ी संस्था का नाम क्रिकेट में बीसीसीआई, जबकि क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी। चलिए अगला सवाल देखें क्या लिखा गया भैया। तो कह रहे हैं तूफान कोंगरे ने अक्टूबर 2024 में किस देश में कहर मचाया? अभी अक्टूबर के महीने में एक तूफान आया था कोंगरे। वो कोंगरे तूफान कहां आया था जिसमें बहुत बड़ा मतलब उन्होंने हलचल मचाई? नॉर्वे, जापान, ताइवान या चिली। तो जिस देश में वो तूफान आया है अभी अक्टूबर के महीने में पिछले, तो उसका नाम है ताइवान। क्या नाम है? ताइवान। बस जब भी कोई कंट्री पढ़ें दो बातें पढ़ें। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपेई या ताइपे। ताइवान की जो मुद्रा है वो है ताइवानी डॉलर। क्या नाम है? और इसी ताइवान में जो तूफान आया था पिछले महीने, उस तूफान का नाम है कोंगरे। क्या नाम है? कोंगरे। तो इतना याद रखें कि अक्टूबर के महीने में कोंगरे तूफान आया था। और वो कोंगरे तूफान कहां आया था? अक्टूबर के महीने में कोंगरे तूफान ने जो कहर मचाया था वो कहां कहर मचाया था? तो ताइवान में। ताइवान की राजधानी जो है वो ताइपे है। मुद्रा जो है ताइवान की वो, आपने सुना होगा 4 एशियाई चीते। 4 एशियाई चीते मतलब जो देश जिन्होंने टाइगर की रफ्तार से तरक्की करी है, एशिया में 4 देश हैं वो। और एशियाई टाइगर, सिंगापुर 1, दक्षिणी कोरिया 2, ताइवान 3, हांगकांग 4। ठीक है, इन्हें 4 एशियाई टाइगर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल सुनिए क्या कह रहे हैं भैया। ये कह रहे हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव 2024 पर कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अयोध्या में अभी 2024 में जो दीपावली मनाई गई तो उसमें कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है 30 लाख से अधिक, 25 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक। तो कितने दीपक जलाए गए हैं अयोध्या में दीपोत्सव? अयोध्या में दीपोत्सव 2024 मनाया गया और कितने दीपक जलाए गए भैया? 2024 में रिकॉर्ड बनाया है। कितने दीपक जलाए गए हैं? तो जो दिए जलाए गए हैं, दिए जलाए गए हैं वो है 25 लाख 12,800 25,12,585। इसका मतलब 25 लाख से ज्यादा। और इतने एक ही दिन में दिए जलाने का गिनीज रिकॉर्ड बना है। गिनीज रिकॉर्ड बन गया है ये। गिनीज रिकॉर्ड बन गया है कितने दीपक जलाने का भैया? बोलो 25 लाख से ज्यादा है।
जो सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या है, तो वहां पर जो राम घाट है, सरयू नदी पर राम घाट है, राम घाट के किनारे 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए। ठीक है, और ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है अयोध्या के नाम इस बार का। ठीक है, तो थोड़ा सा जरूर याद रखें, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है यूपी के एग्जाम में। ये कह रहे हैं कि भारत और किस देश की सेना ने के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार नवंबर 2024 में हुआ। पिछले महीने भारत और किस देश की सेना के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है वज्र प्रहार। ठीक है, तो किस देश के साथ हुआ है वो? तो वो युद्ध अभ्यास हुआ है यूएसए के साथ में, अमेरिका के साथ में। तो याद रखेंगे, एक युद्ध अभ्यास है वज्र प्रहार। ये वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? तो देश दो हैं, एक भारत व यूएसए। अच्छा, इसका आयोजन कहां हुआ है? क्या भारत में इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है यूएसए में, एक जगह पड़ती है इडाहो, इडाहो यूएसए। और ये कौन सा संस्करण है इस बार का? तो बेटा ये संस्करण है 15वां। वज्र प्रहार का 15वां संस्करण नवंबर 2024 में इडाहो में हुआ है। भारत और युद्ध अभ्यास से एक बात याद रखा करो, किन किन के बीच हुआ है? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। सिनवैक्स आया था कल, सिनवैक्स युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? तो भारत और कंबोडिया के बीच में, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है सिनवैक्स युद्ध अभ्यास। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या लिखा गया है। तो अगले सवाल में कह रहे हैं शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस कला की कलाकार थी? ये एसएससी मालूम करती है ऐसे सवाल। शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वो कौन थी? लोक गायिका, नृत्यांगना, साहित्यकार या कोई वैज्ञानिक थी? शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा जो थी वो बिहार की एक लोक गायिका थी। ठीक है, तो पूछेंगे कि शारदा सिन्हा जिनका निधन हुआ है वो कौन थी? शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा कौन थी भैया? तो ये बिहार की लोक गायिका थी। बिहार की लोक गायिका थी, नाम उनका शारदा सिन्हा। इन्हें एक उपनाम दिया गया था। शारदा सिन्हा को बिहार में कहते थे बिहार कोकिला। तो यह भी सवाल बन जाएगा कि किसको बिहार कोकिला कहा गया है? तो बिहार कोकिला कहा गया है या बिहार की कोयल बोलते हैं किसको? शारदा सिन्हा को। ये जो शारदा सिन्हा है ये बहुत फेमस कलाकार थी और इनको भारत सरकार ने 2 सम्मान दिए। पद्मश्री इनको मिला 1991 में। अब जिस भी व्यक्ति को पद्मश्री मिला होगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। और सन 2018 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया, तो पद्म भूषण भी मिला है। तो पद्म भूषण से सम्मानित वो एक कलाकार थी, बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा। जरूर नाम याद रखें, बिहार की कोकिला किसको कहा गया? शारदा सिन्हा को। और शारदा सिन्हा जो है वो बिहार की एक लोक गायिका थी जो भोजपुरी में क्या नाम है, मैथिली में चीजों को गाती थी, लोकगीत गाती थी, मतलब वो तो लोक गायिका थी। वो जो लोग लोकगीत गाते हैं उन्हें लोक गायक कहते हैं। ठीक है, बिहार कोकिला बोला गया है और पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से भारत सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कुछ इस तरह से लिखा हुआ भैया, कह रहे हैं 32वीं
केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक कहां आयोजित हुई? 32वीं केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक कहां हुई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन है नागपुर। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक हुई है, कहां हुई है? तो बेटा उसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये बैठक हुई है, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक। तो ऐसी बैठकें भी पूछी जाती हैं। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक 2024। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक 2024 में हुई है। तो पहली बात तो केंद्रीय हिंदी समिति की ये कौन से नंबर की बैठक है? 32वें नंबर की। और कब हुई है? 2024 में। इसका आयोजन कहां हुआ है? तो बेटा ये बैठक हुई है कहां? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता किसने करी है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी विकास मंत्री, सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों पद किसके पास हैं? अमित शाह के पास में है। तो इसकी अध्यक्षता अमित शाह द्वारा की गई। ठीक है। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इस बैठक का जो पर्पस था वो था हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार करना। हिंदी भाषा का विकास व प्रचार प्रसार करना। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं बेटा? 14 सितंबर को। ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कमेंट करके एक सवाल बताएं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो कमेंट करें और बताएं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कल वाली क्लास में भी एक सवाल पूछा था कि विश्व टाइगर दिवस कब मनाते हैं हम? 29 जुलाई को। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने उसका जवाब दिया था। ठीक है। ऐसी आज भी कमेंट करके आप बताना कि वैश्विक या विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, उसका जवाब कमेंट में लिखें। चलिए, तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक 2024 में नई दिल्ली में हुई और इसके अध्यक्ष अमित शाह बने। और इसमें जो मीटिंग का पर्पज है वो यही है कि हिंदी भाषा का विकास हो और उसका ज्यादातर प्रचार प्रसार हो। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। तो अगले सवाल में लिखा हुआ था पहला, देखो चूंकि ये पहला है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बौद्ध धर्म से संबंधित है फिर ये, और ये पहला है तो पहला शिखर सम्मेलन ये कहां आयोजित हुआ है ये बताना है। ठीक है। ऑप्शन 4 है नई दिल्ली, सारनाथ, लुम्बिनी या ईटानगर। तो सही आंसर इसका क्या है भैया? नई दिल्ली। देखिए, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। अब चूंकि पहली बार हुआ है और ये एशिया का पहला है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है नवंबर 2024 में। अच्छा देखिए, कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ बेटा हमारी राजधानी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है।
और देखिए इस आयोजन में जो मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया, मुख्य अतिथि बनी वो हमारी राष्ट्रपति बनी और उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। तो सवाल ये भी आ जाएगा, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसके मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन होगा दलाई लामा, ऑप्शन होगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन होगा गृह मंत्री अमित शाह। तो कौन मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट थे इसमें? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला सवाल सुनिए क्या लिखा गया भैया। अगले सवाल में कह रहे हैं कि पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस कला के कलाकार थे? अभी इसी साल 2024 में पंडित राम नारायण का निधन हुआ है और वो किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, किस कला के कलाकार थे? ऑप्शन है बांसुरी, सरोद, सारंगी या शहनाई। ऐसा सवाल भी एसएससी बहुत मालूम करती है। एसएससी जैसे तमाम एग्जाम ग्रेड सी लेवल के उनमें सवाल पूछा जाता है। तो पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी के कलाकार थे। कौन सी? सारंगी बजाते थे। तो पंडित राम नारायण, तो पंडित राम नारायण का निधन हो गया। वो वैसे तो उनका जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ था, लेकिन बाद में वो बंबई में रहने लगे जाके, तो बंबई में उन्होंने घर बना लिया था। किस कला के वो कलाकार थे पंडित राम नारायण? तो कला है सारंगी। वो सारंगी वादक थे। वादक का मतलब होता बजाने वाले, और सारंगी जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है। इसका मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकार थे वो। ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो क्या वो एक डांसर थे, साहित्यकार थे, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है? तो संगीतकार थे। और संगीत में क्या बजाते थे वो? सारंगी। ठीक है। भारत सरकार ने पंडित राम नारायण को एक सम्मान भी दिया, देश का सर्वोच्च पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण। भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करा। और आप सब जानते होंगे कि पद्म विभूषण जो है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है और दूसरा नागरिक सम्मान है। तो पंडित राम नारायण, याद रखें, पंडित राम नारायण सारंगी वादक थे। पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी बजाते थे, सारंगी वादक थे। पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी वादक थे, याद रख लेना। अगला सवाल क्या है? ये कह रहे हैं बेटा अगले सवाल में कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बनाए गए। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? 50वें हैं, 51वें हैं, 52वें हैं, 53वें हैं? कौन सा नंबर है इनका? संजीव खन्ना का, जस्टिस संजीव खन्ना कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? तो कौन से? 51। ठीक है। तो देखिए संजीव खन्ना, संजीव खन्ना कौन है ये? तो ये सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, क्या एक दो सवाल बता सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति करी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही इनको शपथ दिलाई। ठीक। अच्छा, सवाल यह है कि 51वें हैं तो 50वें कौन थे? इन्होंने किन की जगह ली है? डी.वाई. चंद्रचूड़। इन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह ली है। अब सवाल एक और बनता है कि ये कब से कब तक, बताइए इनकी शपथ कब हुई थी? भाई जब से इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली तब से इनका कार्यकाल शुरू हो गया। ठीक है। तो कब से कब तक रहेंगे ये?
तो 11 नवंबर 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है और ये चलेगा 13 मई 2025 तक। तो अगले साल मई के महीने में ये रिटायर हो जाएंगे, मई के महीने में रिटायर हो जाएंगे और इसके बाद 52वें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने जाएंगे। ठीक है, अब जो है ना सवाल दो जगह से आएगा कि संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के कौन से नंबर के न्यायाधीश बने हैं, तो 51, और बताइए उनका कार्यकाल कब से कब तक होने वाला है। तो 11 नवंबर 2024 से शुरू हो गया है और कार्यकाल चलेगा कब तक, 13 मई 2025 तक। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तकरीबन अगर हिसाब लगाओगे तो 7 महीने के आसपास का इनका कार्यकाल रहेगा चीफ जस्टिस के रूप में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। ये कह रहे हैं हरिंदर सिंह सोढ़ी का संबंध किस खेल से है। हरिंदर सिंह सोढ़ी, इनका संबंध किस खेल से है, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या पोलो। हरिंदर सिंह सोढ़ी का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या पोलो। तो देखिए हरिंदर सिंह सोढ़ी का संबंध जो है वो पोलो खेल से है। किससे, अभी क्या हुआ, इनका भी निधन हुआ, पुराने खिलाड़ी हैं, नाम उनका हरिंदर सिंह सोढ़ी। हरिंदर सिंह सोढ़ी उनका नाम है और इनका भी निधन हो गया है अभी नवंबर के महीने में। और ये किस खेल से संबंध रखते थे, तो इनके खेल का नाम था पोलो। इनका भी निधन हो गया है और इनको एक उपनाम दिया गया था। इनको क्या कह के बुलाया जाता था, तो इनको कहते थे बिली। क्या कहते थे, बिली कहते थे, तो इनको बिली बोलते थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है। एक सवाल बताना है कि पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो की एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो पोलो की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं बेटा 4। पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। हरिंदर सिंह सोढ़ी जिनको बिली के नाम से जाना जाता था, उनका निधन कब हुआ है, तो नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में। ठीक है,